नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि जो आपका बच्चे का विकास होता है। अब हम लोग जाने थे कि जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों मिल जाने के बाद जो है फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। नहीं वही कहाँ आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अब देखें कि मेल का जो होता है टेस्टिस होता है जिससे स्पर्म निकलता है। फिर टेस्टिस से जो है वॉइस डिफरेंस होती है जिसकी शुक्राणु नालिका होती है, उसके रास्ते से वो जाता है पेनिस के रास्ते से। फिर जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वह एक तरह से फीमेल के वेजाइना के माध्यम से यूट्रस के होते हुए जो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, यानी दो तरफ से दोनों तरफ जाता है। अब वहाँ पे जो है वह टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म और ओवरी से निकला हुआ ओवा दोनों एक जगह मिलते हैं। अब मिलने के बाद आपका जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट बनाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो एम्ब्रियो में बन जाते हैं। एम्ब्रियो बन करके कहाँ जाते हैं? यूट्रस में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ये मान लीजिए आपकी इस टाइप की ये इस टाइप की जो ये सपोज करेंगे इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है आपकी, ये इस टाइप की। तो थोड़ा सा देख लें रफली से ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ देखेंगे अब ये जो आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। ये मान लीजिए इस तरीके की ये जो इस तरीके से ये दीवार होती है इसकी, यहाँ पे ये मान लीजिए खुलता है और यहाँ से अब सपोज कर लें आप इस तरीके से ये संरचना जो होती है ये थोड़ा सा रफ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये जो है एक तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब हो जाता है। अब ये देखेंगे आपका ये आपका हो गया ओवरी, OVERY, ये आपका होगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गया। ये आपका हो गया यूट्रस, एक और यहाँ होगा ये भी फैलोपियन ट्यूब। अब आप जानते हैं हमने पढ़ाया था फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ इसका थोड़ा सा ये भी लिंक हो जाता है, आप इसको जान लेंगे। ये इस तरीके का यहाँ भी इसको ये हो जाता है। तो खैर फिलहाल तो ये यूट्रस होता है। अब इसको कहते हैं गर्भाशय, इसको कहते हैं अंडाशय। यहाँ ओवरी में अंडे का निर्माण होता है। अब ये अंडा निकल करके जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और इसके माध्यम से जो है जब रिलेशनशिप वगैरह बनता है तो वो स्पर्म निकलता है। अच्छा, स्पर्म इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है, तीनों तरफ से जाएगा। तो एक बार में कितने स्पर्म निकलते हैं? लगभग 20 लाख। और कितने ओवा निकलते हैं? एक ओवा निकलता है। अच्छा, स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट होता है। और ओवा का जीवन काल कितने दिन का होता है? अंडाणु का कितना होता है? लगभग 2 दिन। तो उस दौरान जब यहाँ पे मान लीजिए एक स्पर्म यहाँ से गया, एक ओवा यहाँ से आया और दोनों मिल गए और एक जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना और यहाँ आ गए वो, ठीक है, संयोग बन गया और यहाँ आ गए। अब हम देखेंगे कि प्री नेटल स्टेज, जन्म से पूर्व की अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, चाइल्ड लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, एडोलसेंस स्टेज, किशोरावस्था, एडल्ट स्टेज, प्रौढ़ावस्था, ये आप हमने बना दिया। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्री नेटल स्टेज यानी कि जन्म की पूर्व की अवस्था जो कैसे होती है, कैसे 9 महीने बच्चे का विकास कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। हैं भाई, जानने की चीज़ें हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जब जानेंगे तो उसके बाद ये अवस्था कैसे होती है। तो यहाँ पे जो एक
तरीके से एम्ब्रियो जो आपका बन जाता है, ये सपोज कर लीजिए ये एम्ब्रियो बन गया, तो ये एम्ब्रियो कम से कम इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था में ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। अब ओवम में क्या होता है, बच्चा 2 सप्ताह तक ये बच्चा इसी में घूमता रहता है। क्या करता है, ये घूमता रहता है। अब वो घूमता रहता है, अभी बच्चा नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ओवम। ओवम मतलब कि इस तरीके से ये ओवा और ये स्पर्म मिल करके ओवम की स्टेज में एक क्या करता है, ये 0 से 2 सप्ताह में, अच्छा 10 दिन के बाद वो क्या करता है कि वो कहीं न कहीं से भोजन लेना चाहेगा। भाई जीव है तो भोजन उसको प्राप्त करना है, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए ना, और भोजन चाहिए, फूड चाहिए। तो इस तरीके से वो 2 दिन के अंदर में जब उसके पूर्ण रूप से विकसित है वो एक तरीके से, तो वो 10 दिन के अंदर में कहीं न कहीं, चाहे इस दीवार में, चाहे इस दीवार में, चाहे यहाँ, चाहे कहीं भी जहाँ वो जगह पाएगा वहाँ जा कर के वो चिपक जाएगा, जिसको आरोपण की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोपण की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं आरोपण की अवस्था। अच्छा, आरोपण की अवस्था को पैरासाइट अवस्था भी कहते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी, जैसे दूसरी से अपना भोजन लेना। तो इस आरोपण की अवस्था को 3 तरीके से मुख्य माना गया है। एक चीज़ है कि जो जहाँ आरोपण कर रहा है, ठीक है, अगर वहाँ की दीवार उसको भोज्य पदार्थ देने में सक्षम नहीं है तो उसका आरोपण सही ढंग से नहीं होगा। दूसरी अवस्था ये होती है कि अभी 2 ही सप्ताह की बात चल रही है। अच्छा, यह जो ओवम बना है नहीं, स्पर्म और ओवा से मिल करके, अगर यह पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तब भी ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और तीसरी अवस्था ये होती है कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, कभी कभी जिन औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें बच्चा टिकता ही नहीं है। यही वजह होती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है संतुलन को डिसबैलेंस कर देता है। तो जब डिसबैलेंस कर देगा तो यह क्या होगा कि 2 ही सप्ताह में यह बच्चा जो है पता चलेगा कि इसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में जो है बच्चे का जब वो जो है सही तरीके से नहीं होगा तो 28 दिन के अंदर जब वो होगा तो बच्चे का जो है डिस्चार्ज हो जाता है वो। तो इस तरीके से वो तीन स्टेजेज वगैरह होती हैं इसको करने के लिए। अगर मान लीजिए बच्चा का जो वोम है ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं वो चिपक जाएगा, भोजन लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरी सप्ताह पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, यह क्या होता है 2-3 से लेकर के 8 सप्ताह तक की होती है। अच्छा, ये अवस्था बहुत मुख्य होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को मस्तक यानी सिफेलोकॉर्डल सेगमेंट, मस्तक मधुमुखी, क्या पहले सिर फिर धड़ फिर पैर का निर्माण धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि पहले सिर बनता है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता है सिफेलोकॉर्डल सेगमेंट किसे कहते हैं या मस्त मधुमुखी किसे कहते हैं। तो बच्चे का पहले किसका निर्माण होता है, पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धड़ का निर्माण होता है, फिर पैर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बच्चा आ करके एक तरीके से ये अब स्टेज इसकी हो जाती है कि बच्चे के अंदर ये जो इस तरीके से स्टेज है, ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं से मान लीजिए यहाँ चिपक गया और चिपकने के बाद ये बच्चा मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, और इसमें जो है इस चारों तरफ अमनियोटिक झिल्ली बन जाती है और बच्चा जो है ये सोच लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से ये अपना निर्माण इसका हो जाता है और ये इसमें इसकी नाल वगैरह ये लग जाती है। तो इस तरीके से इसका निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये फिर उसी में घूमता रहता है और यहाँ पे इसमें 3 जो है लेयर बन जाती हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म से क्या बनता है, जो उसके बाहरी जैसे बाहरी नाखून, बाल, इस तरीके से जो हैं तो बाहरी हैं उसके अंग का निर्माण हो जाता है। मेसोडर्म से मेसोडर्म से त्वचा के आंतरिक जैसे मसल्स वगैरह होती हैं ये मेसोडर्म से बन जाती हैं। और जो इंडोडर्म होती हैं इससे सारे जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हार्ट, लीवर, इसका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे का ये जो है मुख्य रूप से
3 से 8 सप्ताह के बीच जो है ये इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है और सिफेलोकार्डल सेगमेंट का निर्माण हो जाता है। फिर आता है आपका कौन सा, पीरियड ऑफ फीटस। पीरियड ऑफ फीटस का मतलब 9 सप्ताह से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। अब बच्चा उसमें कंप्लीटली रूप से भाई देखिए अभी बच्चा का पूर्ण से 5 माह तक बच्चे का जो है एक तरीके से डिस्चार्ज, ये डर बनी रहती है कि बच्चे को अच्छा भोजन नहीं मिला, मतलब माँ को अच्छा भोजन, बच्चे को क्या, माँ को अच्छा भोजन नहीं मिला, या माँ दवा का सेवन कर रही है, या नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, या भारी वेट का वजन उठा रही है, या ज़्यादा मेहनत का काम कर रही है, तो यहाँ बच्चे को डिस्चार्ज होने की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि भैया जो है उस समय बच्चे को जो है सेव करने के लिए माँ को आराम करने की ज़रूरत होती है। अगर माँ आराम करेगी तो बच्चा सेफ रूप से वो पैदा होगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि इसमें 3 हार्मोन, जो फीमेल वगैरह में 3 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन का मतलब होता है जब उस तरीके से रिलेशन वगैरह बनते हैं मेल और फीमेल में, तो ये ओवा का निर्माण करता है, अंडे का निर्माण यहाँ पे करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन से आप समझ लेंगे कि प्रोटेक्ट करता है, वो 9 महीने तक बच्चे को जो है ये हार्मोन स्रावित होता रहता है और इसको जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, और सारी गतिविधियों से उसको नियंत्रण करता है। अच्छा, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसके चारों तरफ एमनियाटिक झिल्ली बन जाती है। क्या बन जाती है, एमनियाटिक झिल्ली, जिसमें एमनियाटिक द्रव्य भर जाता है ना, एमनियाटिक द्रव्य भर जाता है। तो वो बच्चा जो है, जैसे आप देखेंगे पशुओं को, आप देखें पशुओं को देखेंगे, जैसे गाय, बछड़ा या कोई भी जानवर, तो जब पैदा होता है तो उसकी चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, वो उसके जो गाय होती है या भैंस होती है उसको चाट करके वो अलग करती है। इस तरीके से औरतों में बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को जो है फाड़ करके बच्चा पहले निकलता है। अच्छा, ये होता क्या है कि पहले इस तरीके से बच्चे का सिर ऊपर की तरफ होता है, फिर बच्चे को सिर को घुमा करके नीचे की तरफ, प्रयास यही होता है कि बच्चे का सिर नीचे आ जाए तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स पैदा होने के समय जो है उसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि यहाँ पे जैसे जाइगोट बना, यानी मेल, मान लीजिए ये आपका क्या बन गया, स्पर्म है, ठीक है, ये मान लीजिए मेल है, मेल, और ये आपका फीमेल, ये आपका ओवा है। दोनों भाई मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ये जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनेगा, फिर उसके ब्लास्टुला अवस्था, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, फिर मारुला कहते हैं, फिर ब्लास्टुला कहते हैं, फिर गैस्टुला कहते हैं, फिर यहाँ इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होने के बाद लास्ट में बच्चे का निर्माण। यानी इस पूरे पीरियड को चलने में के लिए यानी पूरा 9 माह का समय लग जाता है। तो इस तरीके से ये बच्चे का पूरा निर्माण हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा शैशवावस्था के बारे में। अच्छा, शैशवावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था जो है हम जानेंगे कि शैशवावस्था में जो है बच्चे किस शैशवावस्था कितने दिन से कितने दिन की होती है। शैशवावस्था आपकी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। कितने दिन की होती है, 0। अभी देखिए सी-टेट, इसमें यूपी टेट वाले में भी ये क्वेश्चन आया था, ये कहीं 0 से लेकर 6 वर्ष के। अगर 0 से लेकर 6 वर्ष और 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के दोनों का आया है आंसर, 0 से 2 और 0 से 6 आया है तो आप इसको लगाएंगे। अगर 0 से 2 नहीं आया है, 0 से 6 आया है तो आप इसको लगाएंगे। तो ज़्यादा जो राइट आंसर आपका 0 से 2 वर्ष होता है। तो यहाँ पे फिर उसमें क्या होता है, इस अवस्था में सबसे आप देखें कि सबसे तीव्र विकास होता है बच्चे का, शारीरिक विकास यानी फिजिकल एंड मेंटल विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और इस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण करता है, छोटा बच्चा है, यानी एक तरीके से भाषा की भी अवस्था, यानी बच्चा बोलने की भी, 2 वर्ष में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं इन्फेंसी स्टेज या शैशव अवस्था कहते हैं। और उस समय बच्चा को जो अपने जो माँ बाप से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, जैसे अभी किसी दूसरे को देखेगा तो वहाँ से दूर भागेगा, तो लगाव की अवस्था कहेंगे, है इस तरीके से। और अनुकरण की भी अवस्था, जैसे बच्चा किसी चीज़ को बार बार जो है करने का प्रयास करेगा, देखेगा तो वैसा ही करने का वो भी प्रयास करेगा। तो ये आपकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि इन्फेंसी स्टेज में शैशव अवस्था में कितने दिन के होते हैं, 0 से लेकर के 2 वर्ष की। हमने बताया ना कि अगर दोनों ऑप्शन आता है तो आप इसको लगाएंगे। अगर यह केवल
यह नहीं आता है, केवल ये आता है तो आप इसको लगाएं, कहेंगे ये भी दिया है लेकिन जो सबसे ज़्यादा और ये सही है। तीसरा आपका है कि प्री चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था बच्चा खिलौने के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और दूसरी बात ये होती है कि इस अवस्था में बच्चे को स्कूल की प्री अवस्था कहते हैं, नहीं स्कूल से पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। अब अलग बात है कि नई शिक्षा नीति में आजकल हम लोग देखें कि 3 वर्ष में ही बच्चे को स्कूल भेज दिया जा रहा है, वही लोअर केजी, अपर केजी, पहले नर्सरी, फिर लोअर केजी, फिर अपर केजी, फिर 1 में जा रहा है बच्चा। लेकिन जो पहले का वो आपका 10+2 की शिक्षा प्रणाली थी जो 1986 की, उसमें बच्चा 6 वर्ष के बाद ही विद्यालय जाता था। बच्चे को एडमिशन 1 में जब बच्चा एडमिशन होता था तो कम से कम उसकी उम्र 6 वर्ष मानी जाती थी। तो यहाँ पे अब 3 से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था है, तो ये स्कूल के पूर्व की अवस्था है। तो इस तरीके से जो है पूर्व बाल्यावस्था जो ये हो जाती है आपकी, ठीक है। फिर अगर ये कहेगा कि चाइल्ड जो है लेटर चाइल्डहुड अवस्था, नहीं उत्तर बाल्यावस्था, 6 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था। अच्छा, कहीं कहीं अगर मान लीजिए शैशवावस्था आपका 2 से लेकर के 6 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, तो बाल्यावस्था 6 से लेकर के 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर अलग अलग अंतर दिखता है तो आप अलग अलग समझेंगे इसको। अच्छा, इस अवस्था को जो मिथ्या परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसे कहते हैं, तो मिथ्या परिपक्वता अवस्था इसको कहते हैं, यानी उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्या या बाल्यावस्था ही कह लें, बाल्यावस्था या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहते हैं। अच्छा, मिथ्या परिपक्वता अवस्था क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता का मतलब होता है कि बच्चा अपने को जो है जिस अवस्था में रहता है उससे जो है ज़्यादा, यानी ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर के सोचने लगता है। जैसे किसी काम को करने में वो समर्थ है, फिर भी वो कह देता है या वो जो है व्यक्त कर देता है या वो सोच लेता है कि नहीं मैं इस काम को कर लूँगा। नहीं, उसके मन में ये झूठी भावना आ जाती है कि मैं मैच्योर हूँ। वो मैच्योर नहीं रहता है। अभी समाज में है कि अभी बच्चा है लेकिन वो कहता है नहीं हम कर लेंगे इस काम को, अरे हम भी जाएंगे उसके साथ। नहीं, 2 भाई हैं, एक भाई जो है मान ली 13 साल का है और एक भाई जो है अभी 10 साल का है। तो ये जो 10 साल वाला है वही 12 साल वाला या 15 साल वाला जा रहा है, तो छोटा वाला भी कहेगा कि हम क्यों नहीं कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, अगर वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे, हम भी सीखेंगे, हैं साइकिल ही चलाना या कुछ भी करना, कुछ भी गेम भी खेलना कोई। तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम भी उस काम को कर लेते हैं, कि मतलब कि अपने को जो है किसी स्टेज से वो अपने से ऊपर की स्टेज के काम को करने की उसके अंदर भ्रम रहता है कि हम इस काम को कर लेंगे, तो उसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता अवस्था। ठीक, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहते हैं। अच्छा, इस अवस्था में आप देखें कि एक चीज़ और होती है, एक अवस्था थी कि ओडिपस ग्लैंड स्टेज और इलेक्ट्रो ग्लैंड स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि वो जो ओडिपस मतलब ओडिपस जो ग्लैंड होती है, ओडिपस ग्लैंड में क्या होती है कि वाय जो होता है, वाय होता है मादर से जो है ज़्यादा उसका लगाव होता है। और इलेक्ट्रो ग्लैंड में क्या होता है कि जो गर्ल होती है वो फादर से ज़्यादा लगाव रखती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ओडिपस और इलेक्ट्रो ग्लैंड का। तो यहाँ भी आप देख लेंगे कि ओडिपस ग्लैंड में बच्चे का माँ के साथ ज़्यादा लगाव होता है और इलेक्ट्रो में नहीं जो है बच्ची का फादर के साथ ज़्यादा लगाव होता है। अच्छा, इस एक चीज़ और है कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है शैशवावस्था में, इसे काम वासना की भी अवस्था कहते हैं। अभी वहाँ तो काम वासना की अवस्था तो एक तरीके से दूसरा अवस्था होती है। 12 वर्ष के बाद ही 13 वर्ष या 14 वर्ष में ही बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, बच्चियों के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, यह सारे हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। तो वहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वगैरह का स्राव होता है। लेकिन यहाँ पर भी शैशवावस्था को भी काम की पूर्व अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा वहाँ बार बार जो अपने
जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन को बार बार टच करता है। अच्छा, बच्चा बार बार क्या करता है कि चुम्मा देता है, अपनी माँ को चुम्बन देता है या उसकी जो है स्तन को पकड़ता है इस तरीके से, तो वहाँ वो जागृत तो नहीं होता, सुसुप्त अवस्था एक तरीके से नहीं, लेकिन वह उसकी पूर्व की अवस्था कही जाती है। उस कभी कभी पूछता है कि जो है काम वासना की पूर्व अवस्था किसे कहते हैं, तो सहसा अवस्था को। यहाँ पे बच्चे का आप देखें सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन जो है एक्टिव रहता है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। फिर आता है किशोरावस्था। आपकी किशोरावस्था में क्या होता है भाई, ये एडल्टेशन स्टेज में यहाँ पे इसको तो स्टैनले हॉल आप जानते हैं, तूफान और संघर्ष की अवस्था क्या, वीर पूजा की अवस्था कहा गया है, देश प्रेम की अवस्था कहा गया इसको है, सामाजिक भावना की अवस्था कहा गया, और भाई एक तरीके से समूह की अवस्था कहा, गिरोह की अवस्था कहा गया। तो इस तरीके से ये सारी अवस्थाएं होती हैं। फिर आता है आपका प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ावस्था भी उसके बाद की जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था होती है। तो हम लोग जानेंगे कि इस तरीके से ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन अब सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट में ये देखेंगे कि इस तरीके की अवस्था होती है। फिर ये जो इस तरीके से अवस्था होती है। फिर इसके बाद हम लोग आप जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। भाई जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स का मतलब होता है कि एक तरीके से पैतृकता है, एक तरीके से वंशानुगत। भाई हर माँ बाप के जो लक्षण होते हैं उनके बच्चों में जो जाने लगे, जाते ही हैं, तो माँ बाप के लक्षण उनके बच्चों में जो है ट्रांसफ़र होना है, उसे कहेंगे जेनेटिक्स कहेंगे। अच्छा, जेनेटिक्स के फादर किसे कहेंगे, मेंडल को कहेंगे। मेंडल ने 3 नियम दिया था, कौन कौन सा, डोमिनेंस का नियम, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता विभजन का नियम, जिसे हम लोग आगे जानेंगे। और जेनेटिक्स का बहुत जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का जो बहुत अच्छा मेन क्वेश्चन उससे बनते हैं, जो सुपर टेट के लिए आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। तो जेनेटिक्स के या डोमिनेंस में उन्होंने बताया कि भाई प्रभावता का नियम उन्होंने बताया कि जब 2 लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जैसे एक लंबे को लिया एक बौने को लिया, तो पहली पीढ़ी में क्या होता है कि जो लंबा होता है वो बौने को दबा देता है, केवल सारे वो लंबे लंबे ही दिखाई देते हैं, वो संकर क्रॉस हो जाता है, एक तरीके से हाइब्रिड बीज हो जाता है। फिर जब उस हाइब्रिड बीज को स्वपरागण कराया जाता है, पृथक्करण का नियम उन्होंने बताया, सेग्रीगेशन लॉ, तो उसमें जो है 2 तरीके से लक्षण आते हैं, एक लंबा होगा और एक जो है बौना होगा। ठीक है, अगर उसको देखा जाएगा तो फिनोटाइप में देखा जाएगा तो एक लंबा होगा और एक बौना होगा। अगर उसको अलग अलग देखा जाएगा तो उसमें एक लंबा होगा, एक जो अर्ध लंबा होगा और एक पूर्ण बौना होगा, एक पूर्ण लंबा, एक अर्ध लंबा और एक पूर्ण बौना होगा। नहीं 1:2:1 का अनुपात होगा। अगर उस तरीके से आप फिनोटाइप में देखेंगे तो 1:3:1 का अनुपात होगा, और जीनोटाइप में देखेंगे तो 1:2:3 का अनुपात होगा। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने बताया, कहा कि जब भी इस पे प्रयोग किया उन्होंने, भाई यूनान की या देश के वो रहने वाले थे, एक पादरी थे मेंडल जी, तो जिस समय वो प्रयोग कर रहे थे उस समय उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी, अरे सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई अभी तक उन्हें ये किया। भाई पादरी में ज़्यादा धार्मिक भावनाओं की ज़्यादा ओत-प्रोत से लोग लग रहे थे, लेकिन वो चूँकि उसमें लगे रहे और उनके मरने के कई सालों बाद 50-60 सालों बाद जो है उनके जो रिसर्च पेपर वगैरह थे उसको काफ़ी लोगों ने जब थीसिस वगैरह करने के लिए उनके रिसर्च पेपर को देखा, तब उनको जो है बाद में उनका जो है नाम आया। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे जीन की हार्मोन्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये सारी बहुत मेन टॉपिक है, इससे लगा हुआ टॉपिक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। इसके लिए जो है आज इतना ही, थोड़ा सा एक बार रिपीट फिर कर देते हैं। भाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। भाई जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है हमने बताया था कि मेल और फीमेल का जो है स्पर्म और ओवा दोनों मिल करके बहुत डिटेल में बताया था कि मिल करके वो एक जाइगोट बनता है, एक भ्रूण बनता है और ओवरी में जा करके उसके बच्चे का निर्माण होता है, और वो जो है लगभग जो प्रीनेटल स्टेज जन्म से पूर्व की अवस्था 10 चंद्रमास 9 कैलेंडर या 280 दिन का होता है। फिर ये वोम जो होता है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो ओवरी में जा करके लगभग 10 दिन तक घूमता रहता है। फिर 10 दिन के बाद कहीं जा करके उसकी यूट्रस की दीवार गर्भाशय दीवार से चिपक जाता है और वहाँ से अपना भोजन लेना शुरू कर देता है। भोजन लेने के बाद धीरे धीरे अगर वो उसको पूर्ण रूप से भोजन मिल रहा है और पूर्ण रूप से वो हेल्दी है तो धीरे धीरे उसका विकास शुरू होगा। फिर उसके आएगी एम्ब्रियो की स्टेज आएगी, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण होगा, यानी शरीर के सारे
भाई सर का, धड़ का, पैर का सारे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर लगभग 2-2.5 महीने के बाद जो है पूरे जो है 9 महीने तक फिर ये फीटस की स्टेज आती है। तो उसमें बच्चे का जो है धीरे 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 खान पान, रहन सहन, डॉक्टर की सलाह या इस तरीके से अपने हिसाब से माँ को देख रेख होती रहती है। तो बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। उसमें जो हार्मोनल सिक्रीशन वगैरह होता है या दवाओं के माध्यम से इस तरीके से ये होता रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम ये शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था यानी विकास की तीव्र अवस्था, और एक तरीके काम वासना की पूर्व अवस्था भी इसे कहते हैं। और इस अवस्था को फिर उसके बाद प्री चाइल्डहुड की अवस्था, खिलौना खेलने की अवस्था, स्कूल के पूर्व की अवस्था भी इसे कहा जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। चाहे लेटर चाइल्डहुड की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में आपका जो है ये एक तरीके से मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। और ये ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रो ग्लैंड की अवस्था भी इसको कह देंगे। यानी लड़का का माता के साथ ज़्यादा प्रेम होता है और लड़कियों का पिता के साथ ज़्यादा प्रेम वो होता है। दूसरी बात ये किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा, ये सभी लोग जानते हैं। और इस तरीके से संघर्ष की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक आप लोग ध्यान से देखें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।